नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर। क्लास 9th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं और उसमें है आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला, वो है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। जलवायु। अब देखो, भारत के ऊपर विशेष फोकस है इस चैप्टर का। तो क्लाइमेट में हम जो पढ़ने वाले हैं मेनली वो पढ़ने वाले हैं मॉनसून क्लाइमेट, क्योंकि भारत का जो क्लाइमेट है, इंडिया का जो क्लाइमेट है, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कुछ डिफरेंस इसने बताया कि भाई क्लाइमेट होता है, दो शब्द होते हैं, एक तो क्लाइमेट होता है, एक वेदर होता है। दोनों अलग अलग टाइप के शब्द होते हैं, एक नहीं होते। तो क्लाइमेट का मतलब होता है कि जो लॉन्ग टर्म पे जो किसी जगह का एक पैटर्न होता है वेदर का, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। यानी कि भारत की बात करें तो भारत में हम बोलते हैं कि भारत में मॉनसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में पूरी साल बारिश ही होती रहती है, पूरी साल मॉनसून ही आता है। नहीं, भारत में गर्मी भी पड़ती है, भारत में सर्दी भी पड़ती है, लेकिन मॉनसून का जो क्लाइमेट है ना, वो डोमिनेंट है यहाँ पे, वो ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हमने बोला भारत का मॉनसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है। उसी तरीके से हम ऊपर एकदम ऊपर चले जाते हैं, धरती के एकदम पोल्स पे चले जाते हैं, जो ध्रुवों पे चले जाते हैं, तो हम बोलते हैं वहाँ पे कि यहाँ का टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है। टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब कि सारी की सारी साल यहाँ पे बर्फ जमी हुई रहती है, धरती दिखती नहीं है ना। तो जहाँ पे जो परिस्थितियाँ मेनली पूरे साल भर रहती हैं, हम उस टाइप का वहाँ का क्लाइमेट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही समझाया है कि क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर द लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। तो क्या बोल रहा है ये कि किसी एरिया पे, किसी भी एरिया पे जिसका हम क्लाइमेट देख रहे हैं, उस पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, यानी लंबे अवधि तक, कब तक, नॉर्मली लेके चलते हैं हम 30 साल तक, यानी 30 साल के पूरे पीरियड को हम देखेंगे और वहाँ पे किस तरीके का मेन वेदर पाया जाता है, उसको फिर हम उसका क्लाइमेट बोल देंगे। जबकि वेदर क्या होता है? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया जाता है। जैसे आज की डेट में बात करूं तो आज कैसा वेदर है, तो आज रेनी वेदर है, यानी बारिश हो रही है। लेकिन अगर मैं अक्टूबर दिसंबर में बात करूंगा तो आज कैसा वेदर है, तो फिर बोलूंगा कोल्ड वेदर है। यानी आज कैसा वेदर है, आज जिस डेट में तुम बैठे हो वहां पे तुम्हारे को कैसा फील हो रहा है, दैट इज द वेदर। और क्लाइमेट का मतलब कि पूरे 30-40 साल तक हम देखेंगे कि इस जगह पे जहां पे हम रहते हैं नॉर्मली एवरेज में कैसा क्लाइमेट रहता है, तो उसको बोलेंगे क्लाइमेट। ठीक है। तो क्लाइमेट एक बड़ी चीज़ है, बहुत सारे साल देखे जाते हैं क्लाइमेट में। वेदर रोज रोज देखा जाता है, आज कैसा वेदर है, कल हो सकता है वेदर, जैसे आज बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है, कल हो सकता है धूप निकलने लग जाए। तो भैया वेदर जो है वो आज कुछ होगा, कल कुछ होगा, है ना। तो इसीलिए वेदर को मौसम बोलते हैं। और उस लेखिका ने जब जो गाना गाया ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो मेरा सुर इधर उधर हो जाते हैं थोड़े से, तो वो मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, वो बोला जलवायु की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसको पता है जलवायु तो 30-40 साल में बदलती है, और 30-40 साल में तो बुढ़े हो जाएंगे अपन, तो फिर ये प्यार इश्क मोहब्बत बदलने की बातें करना बेवकूफ़ी रहेगी फिर तो मौसम की तरह, यानी मौसम जैसे आज कुछ है कल कुछ है, वैसे तुम भी आज कुछ हो कल तो कुछ ना हो जाओगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो है अभिनेत्री अपने नायक से पूछ रही है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि वेदर जो होता है, मौसम जो होता है, वो रोज रोज बदल जाता है, लेकिन क्लाइमेट बहुत लंबा टाइम लेता है बदलने के लिए। ठीक है। The elements of weather and climate are the same, that is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, precipitation. तो बोल रहा है कि साहब इन दोनों में, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस सिर्फ ये है कि वेदर जो है वो रोज रोज के काम है, क्लाइमेट 30-40 सालों का देखा जाता है। लेकिन दोनों के एलिमेंट जो है, दोनों के कंपोनेंट जो है, जिन चीज़ों को हम देखते हैं डिसाइड करने में कैसा वेदर है कैसा क्लाइमेट है, वो दोनों में सेम है। जैसे कि वेदर में भी क्या होता है, वेदर में और क्लाइमेट में दोनों में हम टेम्परेचर देखते हैं कि गर्मी ठंड कितनी रहती है कोई जगह पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुदाब देखते हैं। विंड देखते हैं, हवा कितनी वहाँ पे चलती है। ह्यूमिडिटी देखते हैं, वहाँ की ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो भाप कितनी है पानी में नमी कितनी है। और प्रेसिपिटेशन देखते हैं, यानी कि वर्षा कितनी हो रही है वहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वेदर में भी देखते हैं और क्लाइमेट में देखते हैं। वेदर में रोज रोज देखते हैं, क्लाइमेट में 30-40 साल का एवरेज देखते हैं। ठीक है। अच्छा चलो, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन। जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा संसार है ना, वो बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइडेड है। हमने नॉर्मली भी जो देखा था ना, जो मैंने स्टार्टिंग की जो क्लासेस ली थी उसमें मैंने बताया था कि ये मान लो ये गोला है हमारा, इस गोले को बोलते हैं हम धरती, है ना। और बीच में एक लाइन खींच देता हूँ, ये हो गई 0 डिग्री, और ये हो गई 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, और ये हो गई अपनी 60 डिग्री और ऊपर 90 डिग्री। ठीक है। ये 90 डिग्री हो गई, ऐसा मान लो, है ना। तो ये 0, ये 30 मान लो इसको मैं, ठीक है, और ये 60 और ये 90। तो भैया धरती जो है इस तरीके से बटी हुई है। तो तुम कहाँ पे रहते हो, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन कहाँ पे रह रहा है, उसके हिसाब से उसका मौसम भी अलग अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा
कि मान लो बाई चांस अगर कोई आदमी इस एरिया में रह रहा है तो उसको भैया गर्मी लगेगी, है ना, उसको पूरे साल लगभग लगभग गर्मी लगेगी, उसको उमस फील होगी, उसको बारिश फील होगी, है ना, पूरे साल भर लगभग लगभग पूरे साल में ऐसा मौसम उसको देखेगा। ज़्यादा ठंड उसको लगेगी नहीं क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया है। लेकिन कोई मेरा भाई इधर रह रहा है, कोई मेरा भाई इधर रह रहा है, तो उसको बर्फ़ भी दिखेगी और उसको बारिश भी दिखेगी क्योंकि ये टेम्परेट एरिया है। कौन सा? टेम्परेट। लेकिन कोई मेरा भाई गलती से इधर रह रहा है, यहाँ पे इस एरिया में रह रहा है, ऊपर या नीचे की साइड में, तो भाई उसको क्या दिखेगा? उसको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी पूरी साल भर, उसको बर्फ़ दिखेगी, बारिश वारिश दिखेगी नहीं, ऊपर से टपकेगी तो भी बर्फ़ ही टपकेगी, बारिश आएगी नहीं, पानी आएगा नहीं, बारिश काहे की होगी? बर्फ़ की बारिश होगी, और पूरा जमा हुआ रहेगा एकदम सफ़ेद और एकदम -40 -50 इतना टेम्परेचर रहेगा। तो क्लाइमेट जो है वो बदल जाता है कि कहाँ पे आप धरती पे रह रहे हो उसके हिसाब से। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, इसलिए हमने इनको नाम भी अलग अलग दिया है। याद हो तो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था, याद ही ना हो तो बात अलग है, लेकिन याद होना चाहिए कि ये वाला जो है, अरे भाई रुकना, इसको हमने बोला था ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। इस वाले को हमने बोला था टेम्परेट। कौन से वाले को? पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, इतना वाला जो है, इतना वाला ऊपर और इतना वाला नीचे, इसको बोला था हमने टेम्परेट। और ये ये था टुंड्रा एरिया, यानी बर्फ़ जमी रहती है जहाँ पे। तो इस तरीके से हमने देखा था कि धरती पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, अलग अलग क्लाइमेट हो सकता है, अलग अलग वेदर हो सकता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप, यानी कि भारत का जो क्लाइमेट है उसको बोला जाता है मॉनसून टाइप का क्लाइमेट, मानसूनी प्रकार की जलवायु। एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड मुझको देना प्लीज। यस, आई एम बैक। तो भारत का जो क्लाइमेट है ना मित्रों, उसको बोला जाता है मॉनसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसूनी प्रकार का जलवायु भारत की है, क्योंकि यहाँ पे मानसून से ही हमारा काम सारा चलता है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट, यानी कि भारत जो है, भारत देखो ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, इधर वो बांग्लादेश आते हैं, इधर इंडोनेशिया आ जाता है। तो भारत है ना, एशिया, ये ऊपर पूरा एशिया है, तो इसके साउथ में भारत है, ठीक है, ये साउथ। और साउथ ईस्ट कौन सा होगा? ये वाला एरिया, ये होगा साउथ ईस्ट। तो ये वाले जो हिस्से हैं ना, साउथ और साउथ ईस्ट वाले, यहाँ पे पूरे में मॉनसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। ना सिर्फ हमारे भारत में, बल्कि हम उधर देखेंगे इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, उस साइड में भी हमारे को मॉनसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट ही मिलेगा। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देर आर perceptible regional variation in the climatic conditions within the country. Let us take the two important elements, temperature and precipitation, examine how they vary from place to place and season to season. तो बोल रहा है कि नॉर्मली तो हमारा जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन उसमें भी होता रहता है। कैसे होता रहता है वो देखेंगे हम, कि कई जगह बारिश ज़्यादा होती है, कई जगह बारिश कम होती है, कई जगह टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है, कई जगह बहुत ठंडा हो जाता है। भारत की बातें कर रहा हूँ मैं, ये कई जगह नॉर्मल टेम्परेचर रहता है पूरी साल। तो ये अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग सिस्टम होता है। तो कौन कौन सी जगह पे कैसा कैसा सिस्टम होता है वो हम पढ़ेंगे, और वो सिस्टम क्यों होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो बस हमें ज्योग्राफी में और इस क्लाइमेट वाले चैप्टर में यही समझना है कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है और वैसा क्लाइमेट वहाँ पे क्यों रहता है, बस समझ लेंगे आराम से, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं। इन समर, गर्मियों में, द मर्क्यूरी ओकेजनली टचेज 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान डेजर्ट, यानी गर्मियों में कभी कभी मर्क्यूरी का मतलब पारा राजस्थान डेजर्ट के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री सेल्सियस को टच कर जाता है, यानी बहुत भयंकर गर्मी वहाँ पे हो जाती है। वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, एक टाइम पे जहाँ पे राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस पारा ऊपर चढ़ रहा है, भयंकर गर्मी हो रही है, लोग जल रहे हैं गर्मी से, उसी टाइम पे, उसी दिन हो सकता है जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में तापमान सिर्फ 20 डिग्री रहो। यानी कि एक जगह तो 50 डिग्री तापमान है, एक जगह 20। यहाँ पे राजस्थान है, कहाँ पे राजस्थान भाई साहब, राजस्थान, ये मान लो ये राजस्थान, जम्मू कश्मीर कहाँ है? भारत के ऊपर टॉप में यहाँ पे। तो यहाँ तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यहाँ पे 50 डिग्री। भारत के, पूरे भारत की बात करें तो भारत के एक हिस्से में 50 डिग्री, उसी दिन दूसरे हिस्से में 20 डिग्री, इतना डिफरेंस है। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। थिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड मे हैव टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। यानी द्रास एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जम्मू कश्मीर में हिमालय साइड में ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे -45 हो सकता है भाई साहब सर्दियों में तापमान, -45 डिग्री सेल्सियस, यानी एक तो जीरो होता है, फिर जीरो से भी माइनस में गए 45 तक, इतना टेम्परेचर कम हो सकता है। और वहीं पे तिरुवनंतपुरम में भाई साहब 22 डिग्री टेम्परेचर रहेगा उसी दिन, क्योंकि वो समुद्र के पास है। अब समुद्र के पास क्या होता है, समुद्र के पास जो भी लोग रहते हैं उनको ज़्यादा ना तो सर्दी लगती है ना ही गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी धीरे तो ठंडा होता है, धीरे गर्म होता है, तो वहाँ के टेम्परेचर को मैनेज करके रखता है। तो वहाँ के आसपास रहने वालों को गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगती, सर्दी भी ज़्यादा नहीं लगती, वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन कम आता है।
जितना हम समुद्र से ऊपर जाएंगे और लैंड की तरफ जाएंगे कि आसपास में पूरी जमीन या समुद्र है ही नहीं, जैसे हमारा राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, ऊपर जम्मू कश्मीर में देख लो, जम्मू कश्मीर के आसपास कोई समुद्र है क्या? नहीं, ऊपर हिमालय, नीचे भी पूरी जमीन है। तो वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा। वेरिएशन का मतलब कि कभी कभी तो एक साल में मान लो कोई टाइम पे तो बहुत ऊंचा टेम्परेचर रहेगा और कभी एकदम नीचा टेम्परेचर रहेगा। राजस्थान का एग्जाम्पल हो तो राजस्थान का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। ये मान लो 0 डिग्री है, कभी कभी 50 डिग्री पहुंच जाता है और कभी कभी -1 डिग्री भी पहुंच जाता है। रेगिस्तान का टेम्परेचर बता रहा हूं मैं। दिन में 50 डिग्री, रात को -1 डिग्री, ऐसा भी हो जाता है रेगिस्तान में। दिन में 50 डिग्री चल रहा है और रात को -1 डिग्री। एक ही दिन और रात में इतना परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आसपास में कोई समुद्र नहीं है और समुद्र मैनेज कर लेता है टेम्परेचर को। जैसे हमारी गाड़ी में एयर कंडीशनर होता है ना, कि सर्दी लगी तो उसको हीटर की साइड कर लिया, गर्मी लगी तो उसको ठंडे की साइड कर लिया। वैसे एयर कंडीशन रहता है, समुद्र जहाँ पे भी आसपास में रहता है वहाँ के एरिया को वो मैनेज रखता है टेम्परेचर को। यानी ना तो वहाँ गर्म होते ज़्यादा टेम्परेचर और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन जमीन रहेगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा। वही हमने देखा कि भारत को हम बोलते तो हैं कि मानसूनी टाइप ऑफ जलवायु है, कि भाई मानसूनी प्रकार की जलवायु है, ठीक है। ये तो एवरेज बोल दिया हमने, ऑन एन एवरेज, ऊपर से। लेकिन उसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कहीं 50 डिग्री है, कहीं 20 डिग्री है, कहीं -45 है, कहीं 22 डिग्री है। तो इतना वेरिएशन भारत में रहता है, ठीक है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है और अलग अलग जगहों का फर्क पड़ता रहता है। कौन सी जगह समुद्र के पास है, कौन सी जगह रेगिस्तान में है, कौन सी जगह हिमालय के पास है, ऊंचाई पे है या फिर नीचाई पे है। जितनी ज़्यादा ऊंची जगह होगी वहाँ पे उतना टेम्परेचर कम रहेगा, जितनी ज़्यादा नीची जगह होगी वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से सिस्टम है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब वर्षण पे। प्रेसिपिटेशन का मतलब वर्षण पे। वर्षण मतलब ऊपर से जो बरसता है, चाहे वो पानी बरसो, चाहे वो ओले बरसो, चाहे वो बर्फ जो होती है ना, बर्फबारी बोलते हैं इसको हम, वो बरसो। देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट ऑल्सो इन द अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बोल रहा है कि ना सिर्फ फॉर्म और टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में डिफरेंस है भारत में। यानी टाइप का मतलब क्या हो गया कि कई जगह तो पानी बरसता है, कई जगह ओले गिरते हैं, कई जगह बर्फ आती है, तो उसमें तो डिफरेंस है ही है। उसके साथ में कितना होगा, कई जगह जैसे राजस्थान में देखोगे तो बारिश कई बार होती ही नहीं है, और उधर ही अपन मोहसिन राम में जाएंगे, उधर नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे इतनी बारिश होती है कि सब कुछ बह जाता है। तो दोनों में फर्क रहता है कि क्या तो बरसेगा, ऊपर से पानी बरसेगा, बर्फ बरसेगी, ओले बरसेंगे, और कितने बरसेंगे। इनमें भी भारत में देखेंगे तो एक साइड से दूसरी साइड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of the Himalayas, it rains over the rest of the country. यानी कि ऊपर वाला जो हिमालय वाला हिस्सा है, जो हमारा ये इंडिया है, हमारा जो भारत है ना, अच्छा नहीं बना गया, सॉरी, ये जो इंडिया है, प्यारा बारा भारत है, तो हिमालय वाला जो साइड है ना, ये वाली हिमालय वाला हिस्सा, यहाँ पे तो बर्फबारी होती है। क्या होती है? बर्फबारी। और नीचे जो है नॉर्मल मैदानी भाग में, वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। तो जो एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी पूरे साल में, एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि हम पूरे साल का एक साइकिल देखते हैं और देखते हैं कि पूरे साल में कोई जगह पे कितनी बारिश हुई, उसको फिर मेजर करते हैं और उसको नापते हैं, ठीक है, और वो सेंटीमीटर में नापा जाता है, ओके। तो कई जगह तो 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर जितनी बारिश होती है, बहुत होती है, 400 सेंटीमीटर की बारिश बहुत होती है। और कई जगह भाई साहब, राजस्थान जैसी बात करो, लद्दाख जैसी जगहों की बात करो, वहाँ पे 10 सेंटीमीटर होती है। भाई साहब 10 और 400 डिफरेंस देख रहे हो तुम, 390 का डिफरेंस है। एक जगह तो बहुत पानी आ रहा है, एक जगह पानी आ रहा ही नहीं है। इतना भी वेरिएशन हो सकता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। तो जून टू सितंबर ऊपर जो भी रहता है आसपास में, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उनको पता होगा जून के बाद में जुलाई के आसपास में मानसून चालू हो जाता है ऊपर की साइड में। क्योंकि मानसून क्या होता है, देखो ये भारत है, ये भारत का निचला हिस्सा है, ठीक है। तो मानसून सबसे पहले नीचे वाले हिस्से पे आता है, ये जून के आसपास में आ जाता है, फिर ऊपर आता है तो उसको टाइम लगता है। तो जुलाई में लगभग सारे भारत में वो फैल जाता है। तो जून से सितंबर का जो टाइम रहता है ना, वो मानसून का टाइम रहता है, वो बारिश का टाइम रहता है। अभी भी वही चल रहा है, सितंबर चल रहा है अभी, और बारिश का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो भारत में अधिकतर जगहों पर रेनफॉल कब होती है? जून से सितंबर के टाइम पे। बट सम पार्ट लाइक तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु जैसी कोई जगह है ना, तमिलनाडु कहाँ पे? यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु, इस जगह पे यहाँ पे पड़ता है। इसमें क्या होता है, और लोगों को तो जून से सितंबर के बीच में वो मिलती है बारिश, इसको अक्टूबर से नवंबर के बीच में मिलती है। क्यों मिलती है वो भी हम देखेंगे अभी आगे, कि तमिलनाडु में अक्टूबर से नवंबर में क्यों होती है। तभी आप देखोगे कि जब जहां पे पूरे भारत में, उत्तर भारत में बाढ़ की न्यूज़ सुन रहे होते हो कि बाढ़ आ रही है, फलानी जगह बहुत पानी बरस गया, ये वो, उसी टाइम पे हमको तमिलनाडु में सूखा पड़ने की न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो हम सोचेंगे यार बारिश तो इतनी हो रही है, वहाँ पे सूखा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ पे तब बारिश नहीं होती जब पूरे भारत में बारिश हो रही है। वहाँ पे तब बारिश स्टार्ट होती है जब पूरे भारत में बारिश बंद हो रही होती है ना। यानी मानसून वापस जाता है। मानसून का क्या सिस्टम है, एक तो मानसून आता है, ठीक है, फिर सितंबर बाद में वापस जाता है वो। तो वापस जब जाता है ना, लौटता हुआ मानसून, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, वो बारिश करता है तमिलनाडु में। कैसे करता है, क्यों करता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अक्टूबर नवंबर में होती है कहाँ पे बारिश? तमिलनाडु में। इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। तो क्या बोल रहे हैं, कोस्टल एरिया का मतलब जो समुद्र के आसपास के एरिया है, उनमें टेम्परेचर में कम कॉन्ट्रास्ट यानी कि
परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मैंने राजस्थान का बताया था कि दिन में 50 डिग्री तापमान, रात को -1 डिग्री 0 डिग्री तापमान। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, कि भाई ऊंचा भी बहुत और नीचा भी बहुत। लेकिन कोस्टल एरिया जो है, ये भारत का जो कोस्ट है, यहाँ पे पानी है ना साइड में, तो ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है, समुद्र की वजह से, सागर की वजह से, सी की वजह से, ओशन की वजह से। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। सीजनल कॉन्ट्रास्ट का मतलब कि एक सीजन, गर्मी के सीजन में 50 डिग्री तापमान, सर्दी के सीजन में 0 डिग्री तापमान, इसको बोलते हैं सीजनल कॉन्ट्रास्ट। तो ये जो है इंटीरियर ऑफ द कंट्री, यानी जहाँ पे जमीन ही है आसपास में, समुद्र है ही नहीं, वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। और मैंने बताया जमीन में जो होता है, जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, इसलिए वहाँ पे गर्मी भी बहुत देखने को मिलेगी और ठंडी भी बहुत देखने को मिलेगी। समुद्र ना ही तो जल्दी गर्म होता है, ना ही ठंडा होता है, तो वो मेंटेन रखता है टेम्परेचर को। लेकिन जहाँ पे है ही नहीं आसपास में समुद्र, तो वो इंटीरियर बोलते हैं उसको हम, इंटीरियर। जैसे अभी भारत के आसपास यहाँ तो समुद्र है, लेकिन अंदर जाएंगे, अंदर की जगहों पर यहाँ पे समुद्र है क्या? कोई राजस्थान के आसपास कोई समुद्र है क्या? नहीं है। जैसे मैं अभी मैं राजस्थान में जो रहता हूँ जहाँ पे, वहाँ पे आसपास में कोई भी समुद्र नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बात करें हम ऊपर जाएंगे, पंजाब की आसपास में कोई समुद्र नहीं है, हरियाणा में कोई समुद्र नहीं है, दिल्ली में कोई समुद्र नहीं है। तो प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिल्ली भाई ऐसा ही जगह है, इंटीरियर है, कॉन्टिनेंटल एरिया है ना, उसके पास में आसपास में कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और बहुत गर्म भी हो जाता है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ईस्ट टू वेस्ट, these variation have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. तो ईस्ट टू वेस्ट का मतलब क्या हो गया? देखो, ये बोला कि भाई साहब ईस्ट टू वेस्ट में है ना रेनफॉल कम हो जाता है। मतलब क्या? यहाँ पे जगह है क्या? है। प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, ठीक है। ज़्यादा वो मत देखना कि भाई अच्छा नहीं बनाया तुमने, ठीक है बना दिया बस। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब होता है, ये तो हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो बोल रहा है कि साहब ईस्ट टू वेस्ट, यानी इस साइड जाएंगे ना हम धीरे धीरे, तो यहाँ पे तो बारिश ज़्यादा मिलेगी, यहाँ बारिश ज़्यादा मिलेगी, यहाँ ज़्यादा मिलेगी, और धीरे धीरे इधर जाएंगे तो कम होती रहेगी। जैसे मान लो बारिश ऐसे है, ये बारिश का हिसाब किताब है कि उधर ज़्यादा है और धीरे जा रहे हैं, तो ये लाइन छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही है ना। ईस्ट टू वेस्ट, इस साइड जाएंगे बारिश कम होगी, यहाँ बारिश ज़्यादा मिलेगी, यहाँ बारिश वेस्ट की साइड में कम मिलेगी। तो उसी वजह से, क्योंकि बारिश कम हो रही है, उसी वजह से लोगों का रहन सहन भी बदल जाता है, लोगों कैसे कपड़े पहनेंगे वो भी बदल जाता है, लोग क्या खाएंगे वो भी बदल जाता है। ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे चावल उगाया जाता है अधिकतर, तो लोग यहाँ पे चावल वावल ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि चावल को ज़्यादा पानी चाहिए, इनके पास पानी ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि बारिश बढ़िया हो रही है। ज़्यादा बारिश होगी तो मकान जो बनेंगे वो इस तरीके के बनेंगे, छत जो बनेगी ना इस तरीके की ढलवा छत बनेगी। क्यों? क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है, पानी आएगा, पानी यूँ बह जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन बारिश कम होगी तो क्या होगा? चावल नहीं उगेंगे, बाजरा उगेगा, या तो बाजरा उगेगा या गेहूं उगाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन फसलों को पानी कम चाहिए। तो इधर वाले राजस्थान में अधिकतर गेहूं उगता है, हरियाणा में अधिकतर गेहूं उगता है। क्यों उगता है? क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है। दूसरा, कपड़ों में भी फर्क हो रहेगा कि यहाँ वाले लोग जो है इनके मकान एकदम फ्लैट सरफेस के होंगे, ऐसे मकान बनते हैं राजस्थान में। क्यों? क्योंकि गर्मी पड़ती है यहाँ पे, और मोटे मकान बनाते हैं, मोटी दीवारें बनाते हैं ताकि गर्मी अंदर नहीं आए, ठीक है। फ्लैट सरफेस और वो जो इस तरीके की राउंडेड स्लोप वाली छत बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होती। तो घर कैसे होंगे, खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, उन सब का फर्क पड़ता है। किसका कौन फर्क डालता है उन पे? बारिश, पानी, कितना पानी बरस रहा है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें बदल जाती है। तो वही बोल रहा है ये। और ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल कम होता है, ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम की ओर बारिश कम होती जाती है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। ये बोल रहा है कि साहब 6 ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को, जलवायु को कंट्रोल करती है, यानी नियंत्रित करती है। कौन कौन सी वो 6 चीज़ें? एक तो है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। ऊंचाई नहीं, लेटीट्यूड का मतलब होता है कहाँ पे वो, उसका अक्षांश, किस अक्षांश पे है वो। जैसे हमने ये देखा ना, लेटीट्यूड ये होता है, ये वाला, ये होता है लेटीट्यूड, ठीक है। तो हमने देखा ये 30 डिग्री लेटीट्यूड है, ये 30 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमने देखा कि 30 से 30 के बीच में जो होती है नॉर्मली ट्रॉपिकल, इसको लेटीट्यूड बोला जाता है, ट्रॉपिकल एरिया होता है, यहाँ पे गर्मी रहती है। 30 से 60 के बीच में ये टेम्परेट जोन होता है, यहाँ पे गर्मी भी रहती है, ठंड भी रहती है। 60 से ऊपर एकदम ठंडा जोन रहता है। तो इसकी वजह से भी बारिश प्रभावित होती है। इस एरिया में जो है ना, ये ट्रॉपिकल एरिया जो है, जहाँ पे मैं ये लाइनें खींच रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होगी, है ना। ऊपर वाले में जाएंगे जैसे जैसे, वहाँ पे थोड़ी बारिश ठीक ठाक होगी, और ऊपर जाएंगे तो कम होती रहेगी। तो लेटीट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा होता है अल्टीट्यूड। लेटीट्यूड तो हो गया अक्षांश, अक्षांश, और एल्टीट्यूड का मतलब हो गया ऊंचाई। ऊंचाई, कौन सी जगह कितनी ऊंची है, उससे भी वहाँ का क्लाइमेट प्रभावित होता है। ज़्यादा ऊंची जगह पर टेम्परेचर कम रहेगा। जैसे कि हिमालय है, हिमालय बहुत ऊंचा है ना। और हिमालय ऊंचा होने की वजह से, देखो तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, बहुत गजब चीज़ दिखाऊंगा तुमको। एल्टीट्यूड का कितना फर्क पड़ता है, कितना ज़्यादा भयंकर एल्टीट्यूड का फर्क पड़ता है, वो दिखाता हूँ तुमको मैं। हिमालय है, हिमालय पे बर्फ जमी हुई है भाई, ये सबको पता है।
क्यों जमी हुई है? ये देखो, ये हिमालय है और यहाँ पे बर्फ दिख रही है तुमको, वाइट वाइट, है ना। सेम जगह पे, यानी सेम लेटीट्यूड पे, सेम अक्षांश पे अगर हम आगे चलेंगे तो हमको इधर रेगिस्तान देखने को मिलेगा। देखो ईरान का ये सारा रेगिस्तान है, अफ्रीका में पूरा यहाँ पे रेगिस्तान है, कोई बर्फ नहीं है। क्यों भाई? सेम वो सूरज भाई, अब धरती घूमेगी तो वहां पे सूरज, वही सूरज यहाँ पे आएगा जो हिमालय के ऊपर था। तो यहाँ पे बर्फ क्यों नहीं है, हिमालय पे बर्फ क्यों है? क्योंकि हिमालय ऊंचा है, उसका एल्टीट्यूड ज्यादा है, और जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी टेम्परेचर उतना कम होगा और उतनी बर्फ जमी हुई मिलेगी। सेम ये जगह है और सेम जगह पे ये हिमालय वाली जगह है, यहाँ बर्फ जमी हुई मिलती है, वहां पे अफ्रीका में बर्फ नहीं मिलती। तो इस पे फर्क पड़ रहा है एल्टीट्यूड का, लेटीट्यूड का नहीं पड़ रहा, एल्टीट्यूड का। लेटीट्यूड इनका सेम है लेकिन एल्टीट्यूड हिमालय का ज्यादा है, ऊंचाई हिमालय की ज्यादा है, तो इस वजह से वहां पे बर्फ हमको जमी हुई मिलती है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, लेटीट्यूड हो गई, एल्टीट्यूड हो गई। प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम का मतलब यह है कि जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, वहां पे कंडीशन काम रहेगी, एकदम शांत क्षेत्र रहेगा, वहां पे बारिश वारिश नहीं होती। और जहां पे लो प्रेशर रहता है वहां पे बारिश ज्यादा होती है। अभी हम समझेंगे इसको क्यों होती है। तो इससे जलवायु किसी भी जगह की प्रभावित होती है। और दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से कितना दूर होगा, वो अभी हमने समझ लिया कि समुद्र से ज़्यादा दूर होंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होंगे, उतार चढ़ाव ज़्यादा होंगे, और समुद्र के पास रहेंगे तो उतार चढ़ाव कम होंगे। और अगली चीज़ है जो प्रभावित करती है जलवायु को, वो है ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर। ओशन करंट का मतलब होता है कि समुद्र के अंदर ही नदियाँ बहती है। मैंने तुमको शायद ओशन करंट पहले पढ़ा भी दिया है, आगे है शायद एक चैप्टर इसका। तो समुद्र के अंदर ही नदियाँ बहती है, गर्म नदी, ठंडी नदी, तो वो भी प्रभावित करती है किसी जगह के तापमान को। और उसके अलावा रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर का मतलब होता है कि वहाँ की जगह कैसी है, पहाड़ है, खाइयाँ है ना। रिलीफ मतलब धरती कैसी है वहाँ की, उसका ही फर्क पड़ता है वहाँ की जलवायु पे। ओके, कहीं पे मान लो पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी, कोई एकदम जंगल से ढका हुआ है तो वहाँ पे गर्मी कम रहेगी। तो रिलीफ फीचर का भी बहुत फर्क पड़ता है। अब ये बोल रहा है ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेटीट्यूड। तो बोला क्योंकि हमारी धरती जो है वो गोल है, कैसी है, गोल। देखो ये गोल है ना धरती, हाँ। तो इस वजह से क्या होता है कि गोल धरती की वजह से सूरज की कितनी रोशनी मिलेगी किसी जगह को, वो बदलती रहती है। ये मान लो सूर्य देवता है हमारे, ये सूर्य देवता है, ठीक है, सूर्य देवता है। अब देखो सूर्य देवता भी गोल है, धरती भी गोल है, तो ये वाली जो जगह है वो एकदम शॉर्ट रहेगी, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ये वाली जगह है ना। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो देखो ये लाइन बड़ी होती जा रही है, ये लाइन बड़ी होती जा रही है, ये देखो और ऊपर जा रही है, लाइन बड़ी होती जा रही है, और आगे जाने तो लाइन देखो कितनी बड़ी हो गई। यानी कि जो सूरज की किरणें हैं उनको आने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ऊपर, जितना ऊपर जाएगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि एकदम जल्दी सूरज की गर्मी पहुंच जाती है और एकदम सीधी पहुंचती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इस जगह पे। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सूरज की किरणें तिरछी हो जाती है, तो वो उतनी गर्मी नहीं पहुंचा पाती, और इसी वजह से वहाँ पे ठंडा टेम्परेचर रहता है। तो ये धरती गोल होने का ये भी फर्क पड़ता है। इसीलिए ऊपर पोल पे जो नॉर्थ पोल है, और ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इस पे टेम्परेचर कम रहता है, बर्फ जमी हुई रहती है पूरे के पूरे साल, कई कई हज़ार साल से यहाँ पे बर्फ ही जमी हुई है, ठीक है। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, यानी जो वायु का तापमान है वो इक्वेटर यानी कि जो हमारी भूमध्य रेखा है उससे हम पोल्स यानी कि ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री लास्ट है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री है और साउथ पोल भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे एकदम कम तापमान, 60 पे आएंगे तापमान बढ़ेगा, 30 पे आएंगे और तापमान बढ़ेगा, 0 पे आएंगे तो और तापमान बढ़ेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि धरती गोल है। As one goes from the surface of the earth to higher altitude, the atmosphere becomes less dense and the temperature decreases. यानी कि धरती मान लो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और तुम बोलोगे भाई मैं तो बहुत ऊपर जाऊँगा, बहुत ऊपर जाऊँगा, जिंदगी में बहुत ऊपर जाऊँगा, और तुम ऊपर जाते जा रहे हो, जाते हिमालय पे चढ़ गए। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ना टेम्परेचर रिड्यूस होता रहेगा, डाउन होता रहेगा। तुम ऊपर जा रहे हो, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और एयर प्रेशर भी रिड्यूस होगा, वायु का दबाव भी जो है रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए जो हिमालय पे चढ़ते हैं लोग, हमने शायद ये पिछले चैप्टर जब अगर स्टार्टिंग से ज्योग्राफी देखते आ रहे हो तो हमने पहले पढ़ा है ये कि हिमालय पे जाने वाले लोग अपने साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे वायुदाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, वहाँ पे सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वो सांस ले सके। वहाँ पे जो है आप उसमें पानी क्या बोलते हैं, टोपिये में पानी उबाल के दाल नहीं पका सकते ऊपर, अगर पहाड़ों के ऊपर जाओगे तो। क्यों? क्योंकि पानी कितने डिग्री पे उबलेगा उस पर भी फर्क पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक है तो यहाँ पे पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो 100 डिग्री पे दाल भी पक जाती है। लेकिन अगर ऊपर जाओगे एकदम तो हो सकता है पानी 50 डिग्री पे उबलने लग जाए, 50 डिग्री पे ही उबलने लग जाए, तो 50 डिग्री में दाल तो नहीं पकेगी ना। पानी तो उकल गया, पानी तो इसलिए उकल गया क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था।
लेकिन दाल नहीं पकेगी। इसीलिए पहाड़ों के ऊपर एकदम ऊपर जब हम जाते हैं, ऊंचाई में जाते हैं, तो वहाँ पे दाल पकाई जाती है किस पे? प्रेशर कुकर पे। ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि पहाड़ों पे और ऊंचाई पे दाल प्रेशर कुकर में क्यों पकाई जाती है, टोपे में क्यों नहीं पकाई जाती? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुदाब कम होता है, और वायुदाब कम होने की वजह से पानी कम टेम्परेचर में उकलने लग जाता है, और कम टेम्परेचर में दाल तो नहीं पक सकती, इसीलिए प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है, ताकि वो उसको उकल के उसकी भाप को निकलने से रोकता है प्रेशर कुकर, और उसको प्रेशर बनाता है अंदर, और उसकी सीटी तो एक फिक्स टेम्परेचर जब तक नहीं होगा तब तक नहीं खुलेगी, तो इसलिए वो दाल पक जाती है। ये वाला था उसका आंसर। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग द समर। तो जो हिल्स यानी कि पहाड़ होते हैं वो गर्मियों के दौरान ठंडे रहते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि अंग्रेज भी गर्मियों में जब भारत में शासन करते थे तो पहाड़ों पे चले जाते थे। शिमला विमला के वो सारे हिल स्टेशन उन्हीं के बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको गर्मी सहन नहीं होती थी, तो वहाँ पहाड़ों पे चले जाते, वहाँ पे ठंड रहती, और वो गर्मी वहीं से अपना सारा सिस्टम चलाते थे। द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो किसी भी जगह पे कितना टेम्परेचर होगा और कितना प्रेशर होगा वो उसके एल्टीट्यूड पे और लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे 0 डिग्री हम अगर लैटिट्यूड पे जाएंगे जो कि इक्वेटर है, तो वहाँ पे टेम्परेचर अधिकतर ज़्यादा ही मिलेगा और प्रेशर भी वहाँ पे ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे और ऊंचाई भी हमारी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर उस हिसाब से कम होता रहेगा। ठीक है। Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. The sea exerts moderating influence on climate. As distance from the sea increases, its moderating influences decreases and the people experience extreme weather condition. तो जो समुद्र है वो क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु को, उस पर एक मॉडरेटिंग इफेक्ट डालता है, यानी उसको मेंटेन करके रखता है, ना ही तो ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडी हो। जितना ज़्यादा हमारा समुद्र से डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, उतना ही मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है उसका समुद्र का वो कम हो जाएगा और हमको एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलेंगे। तो हम जो राजस्थान वाले लोग हैं, जो दिल्ली वाले लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश वाले लोग हैं, ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर झेलते हैं, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी, वो इसी वजह से झेलते हैं क्योंकि वहाँ पे समुद्र का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं है। और यहाँ पे केवल सी ही काम नहीं करता है। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहुत बड़ी कोई झील है, बहुत बड़ी, जिसमें बहुत पानी भरा रहता है, तो उस जगह पे भी उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट पड़ेगा और वहाँ पे भी टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। जैसे उदयपुर हो गया और अजमेर हो गया, अन्ना सागर झील है अजमेर में, तो वो जो जगह हैं उन झीलों की वजह से वो भी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी नहीं होती। लेकिन वो जितना बड़ा होगा, वाटर का जो भी है, झील है या फिर जो भी है, वो ज़्यादा जितना बड़ा होगा उतना ही वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, जितना छोटा होगा उतना ही कम उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज द कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी किसको बोलते हैं? कि कॉन्टिनेंट होने की वजह से, चारों तरफ जमीन ही जमीन होने की वजह से, पानी नहीं होने की वजह से किसी जगह का तापमान जो है वो ज़्यादा ऊंचा जाता है और नीचा जाता है, इसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटलिटी। ठीक है। ओशन करंट्स along with onshore winds affect the climate of the coastal area. For example, any coastal area with warm or cold current flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. तो क्या बोल रहा है ये कि मान लो ये कोस्टल एरिया है, भारत का ये नीचे वाला हिस्सा है। अब मान लो यहाँ से समुद्र में, मैंने बताया समुद्र में भी बहुत दूर दूर से नदियाँ बहती हुई आती है, तो मान लो ये हिस्सा है बम्बई वाला। अब यहाँ पे मान लो कोई ऐसी नदी आए, ओशन करंट आए जो ठंडा हो, है ना, तो बम्बई का भाई साहब कोस्टल एरिया चाहे क्या बोलते 30 डिग्री के नीचे ही हो, चाहे 30 डिग्री के नीचे हो, लेकिन अगर यहाँ पे कोल्ड करंट आएगा तो यहाँ का टेम्परेचर कम रहेगा, गर्मी यहाँ पे कम रहेगी। लेकिन वहीं यहाँ पे वार्म करंट आ जाए, ओशन में जो नदी बह रही है वो वार्म करंट वाली नदी हो, हम करंट्स भी पढ़ेंगे आगे कौन कौन से करंट होते हैं, कोल्ड करंट कौन से होते हैं, वार्म करंट कौन से होते हैं। तो अगर यहाँ पे वार्म करंट आए तो फिर वो इस हिस्से को और गर्म कर देगी, तो ओशन करंट्स का भी इन पर फर्क पड़ता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को, वेदर को, जलवायु को, इनको प्रभावित करती है, जिनको हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। अच्छा, finally, relief too plays a major role in determining the climate of a place. High mountains act as a barrier for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they high enough and lie in the path of the rain-bearing winds. The leeward side of mountain remain relatively dry. Leeward क्या होती है वो भी देखते हैं, चलो देखते हैं। ये बोला रिलीफ से बहुत फर्क पड़ता है, यानी किसी जगह पे अगर पहाड़ है तो वो भी उस जगह के टेम्परेचर को और उस जगह के वेदर को प्रभावित करते हैं, क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। सीधा सीधा एग्जाम्पल हमारा इंडिया इसके लिए कैसे है कि हमारे जो हिमालय है भैया, हिमालय जहाँ पे है ना उसके दूसरी साइड, हिमालय के दूसरी साइड में, चलो तुमको दिखाई देता हूँ, हिमालय के दूसरी साइड ये हिमालय है, ये हमारे नॉर्थ में है ना। इन हिमालयों के भाई साहब दूसरी साइड जो ना, उस साइड की बात करूँ अगर मैं, तो देखो ये मैं इस पर लिख लेता हूँ, एक बार स्क्रीन राइट चालू कर लेता हूँ मैं। हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो प्यारा भारत है, वो इस साइड में है। रेड कलर दो भाई मेरे को। वो इस साइड में है ना, इस साइड में, हिमालय के इस साइड में। और उस साइड में जो है ना हिमालय के, वो चीन और बाकी यूरोप और एशिया वाले देश है। ठीक है, एशिया है।
उस साइड में बहुत ठंड रहती है, ठंडा मौसम रहता है, बहुत ठंडी हवाएं चलती है सर्दियों में। और इस साइड में हमारे भारत है, बीच में ये हिमालय है। अब ये क्या करता है, इधर से जब सर्दियों में ठंडी हवाएं आती है ना, हमारे भारत की तरफ आने की कोशिश करती है, तो हिमालय उनको रोक लेता है क्योंकि ये बहुत ऊंचा है। उस वजह से वो ठंडी हवाएं हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। और उसी की वजह से जो हिमालय है वो एक बैरियर के रूप में काम करता है। बैरियर के रूप में मान लो ये हिमालय है बड़ा सारा, ऊंचा सारा, और उधर से ठंडी हवा आ रही है, उनको ये रोक ले रहा है, तो इधर तापमान गर्म रहेगा। अगर ये हिमालय नहीं होता तो हम भी बहुत एकदम अंग्रेजों की तरह रह रहे होते, एकदम गोरे चिट्टे होते, और जो भी उनका जो सिस्टम है वही हमारा होता, हमारा कल्चर एकदम अलग होता। तो हिमालय ने हमको ठंडी हवाओं से बचा लिया। उसके अलावा हिमालय एक और काम करता है, क्या करता है, जब बे ऑफ बंगाल से हवाएं आती है, ठंडी ठंडी हवाएं आती है, ये देखो ये हिमालय है, बहुत ऊंचा है ये, है ना, थोड़ा तुमको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है लेकिन बहुत ऊंचा है। जब बे ऑफ बंगाल से, ये बे ऑफ बंगाल है, ये देखो, मैं इसके एक बार मुझे ये नक्शे में से ये हटा देता हूँ, क्लीन चाहिए मुझे एकदम, ठीक है। हाँ, जब बे ऑफ बंगाल से हवाएं आती है मानसून के टाइम पे, बारिश की हवाएं आती है जो पानी अपने साथ लेके आती है। तो देखो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा समुद्र है। क्या है भैया, समुद्र। ये इधर पूरा समुद्र है, इधर पूरा समुद्र है। मानसून के टाइम पे क्या होता है, हवाएं यूं चलती है, यूं आती है, यूं, है ना, यूं आती है हवाएं, और वो हवाएं अपने साथ पानी लाती है, क्योंकि पानी से चल के आ रही है तो पानी को उठा के अपने साथ लेके आती है। पानी गर्म रहता है, भाप को उठा लाती है, फिर वो आगे जाएगी। अब वो क्या होता है, जब भी वो किसी बड़ी ऊंची चीज़ से टकराती है, जैसे वो हिमालय से टकराती है, यहाँ पे देखो हिमालय है, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पे हिमालय है, इनसे टकराती है तो हवाएं ऊंची जाती है। मान लो ये पहाड़ है, तो हवा इससे टकराएगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। अब हवा जैसे ऊपर जाएगी, तो मैंने बताया जो भी चीज़ ऊपर जाती है उसका टेम्परेचर कम होता है, रिड्यूस होता है। तो हवा ऊपर जाएगी तो भाप है, वो ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, और ठंडी होगी, और ठंडी होगी। फिर कितनी देर तक वो भाप बनी रह सकती है। जब ठंडी होगी, एक बार बताओ, जब भी अपन कुछ गर्म करते हैं तो भाप ऊपर उठती है, उसके ऊपर तुम एक प्लेट लगा दो, तो उस प्लेट पे भाप चिपकेगी और ठंडी होगी, और ठंडी होकर वो पानी की बूंद बन के फिर टपकने वापस लग जाएगी। तो वही सिस्टम यहाँ होगा, ऊपर जाएगी, ठंडी होएगी, फिर वो बादल एकदम ठंडे हो जाएंगे, तो पानी की बूंद बन के वहीं पर टपकने लग जाएंगे, बारिश वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो पहाड़ ना सिर्फ उन ठंडी हवाओं को आने से रोक रहा है, वो हिमालय ना सिर्फ हमारी तरफ उन ठंडी हवाओं को इधर से आने से रोक रहा है, बल्कि वो इधर से आने वाली मानसूनी हवाओं को भी रोक रहा है, और वो ऊपर चढ़ के उसके वहाँ पे बारिश कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश में इधर बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि पहाड़ गिर जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है। क्यों हो रही है वो, क्योंकि वो हिमालय में जो वो मानसूनी हवाएं टक्कर मार रही है, वो ऊपर जा जाकर वहाँ पे बरस रही है। और जो क्लाउड बर्स्ट होता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, यानी कि जो बादल फटता है, वो इसी को बोलते हैं कि इतने सारी मानसून की हवा वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और ऊपर जाती है कि अचानक से बहुत बारिश होती है। मतलब वो एकदम ऊपर चढ़ती रहती है, बरसाती रहती है, ऊपर चढ़ती है, बरसाती है, तो भयंकर बारिश होती है, उसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट में कुछ ऐसे नहीं होता, फटता है बादल, एक ही टाइम पे बहुत सारी बारिश हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो आज समझ में आया कि ये हिमाचल प्रदेश इधर ही क्लाउड बर्स्ट क्यों होते हैं, क्योंकि वो हिमालय की वजह से वो हवाएं जैसे ऊपर बढ़ती है, वो ठंडी होकर बरसने लग जाती है, पीछे से और हवा आ रही है, क्योंकि ये तो चल रहा है ना भाई सिस्टम, ये तो सिस्टम चलता ही रहता है, पीछे से और आती रहती है, और ऊपर चढ़ती रहती है, और बारिश, और बारिश, और बारिश, भयंकर बारिश, भयंकर बारिश। तो क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट, ये वाला सिस्टम जो है वो चलता रहता है। अब समझ में आया बात कि रिलीफ कैसे उसको प्रभावित करता है। अब बात करते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। इसका हम बात करेंगे कल, आज नहीं करेंगे। 30 मिनट्स की मैं क्लास रखूंगा, 32 मिनट की हो गई, तो आराम से देख सको तुम एक के बाद एक। तो इसकी बात हम कल करेंगे, जो इंडिया के क्लाइमेट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे भी सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसको भी दबा के सब्सक्राइब करना। लाइक जरूर किया करो, वीडियो देखते टाइम पे लाइक करना अति आवश्यक है। और उसके अलावा अति आवश्यक, सच में अति आवश्यक है भाई, समझो बात को। उधर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है और उसमें पूरी ज्योग्राफी की सारी वीडियोस मिल जाएगी। स्टार्ट से चल रहा हूँ मैं, एकदम 6th क्लास से चालू की है, तो कुछ नहीं आता ना ज्योग्राफी में, स्टार्ट से वीडियो देखते होगा ना भाई, बहुत तुम्हारे क्लियर हो जाएगा एकदम सिस्टम। तो जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।